दोस्तों, रक्षाबंधन से जुड़ी एक कहानी हमको कक्षा 6 में इतिहास में पढ़ाई जाती थी। मुझे उम्मीद है आप सब ने इसको पढ़ी होगी या ज़्यादातर लोगों ने पढ़ी होगी, जिसमें चित्तौड़ की महारानी कर्णावती हुमायूं बादशाह को राखी भेजती हैं और कहती हैं कि गुजरात का शासक बहादुर शाह चित्तौड़ पे हमला करने आ रहा है। उनको भाई बनाकर उनसे मदद मांगती हैं। कहानी के अनुसार हुमायूं पत्रवाहक को वादा करता है कि एक भाई अपनी बहन की रक्षा ज़रूर करेगा। बहादुर हुमायूं कहते हैं कि रानी से कह दें बेखौफ रहे, मैं आ रहा हूँ। कहानी इसी खूबसूरत मोड़ पर समाप्त हो जाती है। वैसे तो ये अप्रमाणित कथा अपने आप में बेतुकी है, क्योंकि रानी कर्णावती के जो पति थे राणा सांगा, वो हुमायूं के पिता बाबर से युद्ध करते हुए मारे गए थे। तो ऐसे में राणा सांगा की विधवा का बाबर के पुत्र से मदद मांगना थोड़ा बेतुका लगता है। परंतु यहाँ ये अप्रमाणित कथा पाठ्य पुस्तकों में समाप्त हो जाती है। उसके आगे का जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, उसके आगे का जो इतिहास है, वो बताता है कि बहादुर शाह जब चित्तौड़ पहुंचा तो हुमायूं अपनी बहन की रक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए और चित्तौड़ में 1535 में दूसरा जौहर हुआ। राजपूत केसरिया पहन के वीरगति को प्राप्त हो गए और रानी कर्णावती ने तकरीबन 13,000 राजपूत महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। चित्तौड़ में 3 जौहर हुए हैं। पहला 1303 में जब रानी पद्मिनी ने अलाउद्दीन खिलजी से बचने के लिए जौहर किया था, और तीसरा और अंतिम जौहर 1568 में जब हुमायूं के पुत्र अकबर ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था और राणा जयमल मारे गए थे और उनकी पत्नी ने तमाम छत्राणियों के साथ अपने आप को आग के हवाले कर दिया था। देखिए, रोमिला थापर और इरफान हबीब जैसे वामपंथी इतिहासकारों द्वारा जो इतिहास को रौंदा गया है, अगर उसके पहले और बाद का इतिहास पढ़ें तो कुछ और ही नज़ारा सामने आता है। हम्फ्री मिलफोर्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा 1938 में हुमायूं बादशाह नाम की एक पुस्तक प्रकाशित हुई। उसमें एस के मुखर्जी लिखते हैं कि हुमायूं का इरादा चित्तौड़ की तरफ जाने का था ही नहीं। वो तो बंगाल की तरफ से लौटा, अगर उसे चित्तौड़ जाना होता तो ऊपर उत्तर की तरफ जाता ना, पर वो तो दक्षिण में जाके उज्जैन में बैठ के चित्तौड़ के युद्ध का समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगे। और पीछे चले जाएं 1611, अभी 1611 मतलब तकरीबन उसी युग में आप चले गए जब युद्ध हुआ था। उसमें फारसी इतिहासकार हैं फरिश्ता, उनकी किताब है गुलशन इब्राहिमी। उसमें फरिश्ता लिखते हैं कि बहादुर शाह जो कि आक्रमण कर रहा था चित्तौड़ पे, उसके सिपह सलारों ने बहादुर शाह को इस बात का यकीन दिलाया कि हुमायूं एक काफिर की मदद के लिए एक मुस्लिम शासक से युद्ध करने नहीं आएगा, और ऐसा ही हुआ। अब देखिए, नए और विदेशी इतिहासकारों ने भी अब इस पे खुल के लिखा है। मैकफार्लेन एंड कंपनी द्वारा 1999 में प्रकाशित द मुस्लिम डायस्पोरा में एवरेट जेकिंस लिखते हैं कि हुमायूं ने एक काफिर की मदद के लिए एक मुस्लिम शासक से युद्ध करना कबूल नहीं किया और पहले सहारनपुर और फिर उज्जैन में बैठकर युद्ध के समाप्त होने की प्रतीक्षा किया। जेकिंस ये भी लिखते हैं कि उसके तुरंत बाद जब एक बार चित्तौड़ फतह कर लिया बहादुर शाह ने, तो उसके तुरंत बाद मंदसौर में, चूंकि हुमायूं और बहादुर शाह की पुरानी दुश्मनी थी, मंदसौर में हुमायूं ने बहादुर शाह को न सिर्फ ललकारा बल्कि उसको परास्त भी किया चित्तौड़ के जौहर के बाद। ये इतिहासकार ये भी बताते हैं कि एक बार जब मंदसौर में बहादुर शाह हार गया तो राजपूतों ने फिर से चित्तौड़ के किले पे आक्रमण किया और उसको जीत लिया और विक्रमादित्य को गद्दी पर बैठा दिया। विक्रमादित्य की हत्या उनके चाचा बनवीर ने की और बनवीर ने बाद में विक्रमादित्य के छोटे भाई उदय को भी मारने की कोशिश की, जिसको उदय को उसकी धाय पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन की कुर्बानी देकर बचा लिया। ये पन्ना धाय की भी कहानी एकांकी के रूप में हम सबको पढ़ाई गई है। मुझे उम्मीद है आपसे ज़्यादातर आप में से ज़्यादातर लोगों ने इसको पढ़ा होगा। कालांतर में इसी उदय सिंह के जो बड़े पुत्र थे वो महाराणा प्रताप के नाम से जाने गए। देखिए, ये वीडियो बनाने का, ये तथ्य सामने लाने का मेरा मकसद किसी एक युग को, किसी एक शासक को, किसी एक कौम को न बदनाम करना है, न उन पर कोई आक्षेप करना है। 1000 साल पहले, सैकड़ों साल पहले जो कुछ हुआ उसके लिए ना आज हम जिम्मेदार हैं ना कोई और। लेकिन जब इतिहास को कलर किया जाता है, वही हसन निसार वाली बात की, जो कौमें तारीख को मस करती हैं तारीख उनको मस कर देती है। आपको एक किस्सा बताता हूँ।
90 के दशक में जब अंग्रेज़ साउथ अफ्रीका छोड़ के गए, जब उन्होंने साउथ अफ्रीका को आज़ादी दी, तो तमाम अंग्रेज़ साउथ अफ्रीका में रुक गए, उन्होंने जाना कबूल नहीं किया। और ये बड़े बड़े ज़मींदार थे, इनके पास हज़ारों एकड़ ज़मीनें हुआ करती थी, गुलाम हुआ करते थे अश्वेत लोग। तो नेल्सन मंडेला जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने देखा कि इन अंग्रेज़ों में, अश्वेत लोगों में बहुत ढेर सारी आपस में दुर्भावना है। अश्वेत अपने साथ हुए अत्याचार को भुला नहीं पा रहे हैं, अंग्रेज़ मान के चल रहे हैं कि वो शासक थे। तो उन्होंने 1995 में एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का गठन किया। ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन, इस सत्य और रिकन्सिलिएशन को आप मान लें किसी चीज़ के साथ एक बार पुनर्मिलन मान लें, या किसी चीज़ के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेना। इस ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन में अश्वेत भी बैठे, गोरे भी बैठे, दोनों ने अपनी अपनी बातें कहीं, अपने अपने शिकवे किए, अपने ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत किए, लोगों ने अपनी गलतियां मानी, और कुल मिलाकर बात कुछ मतलब एक तरह से मंडेला ने कहा कि भाई इस कमरे में बैठ जाएं, आप लोग अपनी अपनी बात कह लें, लेकिन इस कमीशन से बाहर तभी आए जब आप लोग के दिल साफ हो जाए। और ऐसा ही हुआ। तब से लेकर आज तक गोरों और कालों में साउथ अफ्रीका में कोई विवाद नहीं हुआ। बाइबल कहती है, एंड द ट्रुथ शैल सेट यू फ्री, यानी सत्य आपको आज़ाद कर देगा। झूठ और मनगढ़ंत इतिहास बनाकर यदि आप सद्भाव पैदा करने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ वक्ती होगा। आधा अधूरा और कूट रचित इतिहास पढ़कर बड़े हुए हैं। किसी भी बदलाव की शुरुआत यहीं से होनी चाहिए, वरना ऐसे ही बेकार की बहस में भी कई पुश्तें जाएंगी। आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं।